साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल श्री महादेव शिक्षित एकेडमी पर। साथियों, जैसा कि जो इसमें क्लास चल रही है वह मध्यकालीन भारतीय इतिहास का चल रहा है, जिसके अंतर्गत आपको हम पूरा मध्यकालीन जो भारत का इतिहास है उसको चैप्टर वाइज एक एक करके आपको हम पढ़ाएंगे। जिसमें हमने पहला अध्याय जो इस्लाम का उदय था उसको हमने चर्चा की, तो हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो इसके अंतर्गत देखिए, आज जो दूसरा क्लास है उसमें सिंध पर अरबों का आक्रमण। देखिए, इसको पढ़ने के पहले आपसे एक निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिए, कमेंट करिए। तो आपको हम एक बार क्लास शुरू करने से पहले बता दें कि पूरा मध्यकालीन जो भारतीय इतिहास है इसे हमने कुल 13 अध्याय में विभाजित किया है। हमारी कोशिश रहेगी आपका जो पूरा मध्यकालीन भारतीय इतिहास है ये ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन में पूरा कवर हो जाए। इसके साथ साथ आपका इस तरीके से क्लास भी चलेगा पूरा, आप देख लीजिए, इस तरीके से पूरा क्लास चलेगा। उसके बाद जैसे एक अध्याय खत्म समाप्त होता है, जिससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उसको हम सॉल्व करवाएंगे। तो जैसे अभी 2 अध्याय, एक पहला इस्लाम का उदय, उसके बाद सिंध पर अरबों का आक्रमण, फिर जो तीसरा अध्याय होगा महमूद गजनवी एवं मोहम्मद गोरी। फिर चौथे अध्याय में हमने पूरा दिल्ली सल्तनत का जो राजनीतिक इतिहास है उसकी चर्चा करेंगे। फिर 5वें अध्याय में सल्तनत कालीन प्रशासन एवं संस्कृति की चर्चा की जाएगी। और जो छठा अध्याय है उसमें जो सल्तनत कालीन शिक्षा का विकास हुआ है 1206 से लेकर 1707 तक, इसकी चर्चा की जाएगी। उसके बाद 7वें अध्याय में सल्तनत की जो सीमांत नीति है उसकी चर्चा करेंगे। जो 8वां अध्याय है वह है मध्यकालीन भारतीय जो इतिहास है उसकी चर्चा की जाएगी। 9वें अध्याय में सूफीवाद एवं भक्ति आंदोलन की चर्चा की जाएगी। और जो 10वां अध्याय है वह प्रांतीय राज्य है, उसकी चर्चा करेंगे। 11वें अध्याय के अंतर्गत पूरा मुगल वंश, इसकी चर्चा करेंगे। फिर 12वें अध्याय में मराठा को पढ़ेंगे। फिर जो 13वां अध्याय है वह मुगल प्रशासन एवं उसकी संस्कृति के विषय में अध्ययन किया जाएगा। तो इस तरीके से जो 13 अध्याय से संबंधित है हम उसकी चर्चा एक एक क्लास करके करेंगे। कोशिश करेंगे 13 अध्याय ज़्यादा से ज़्यादा आपका 10 दिन में समाप्त हो जाए बहुत अच्छे तरीके से। तो पहला अध्याय तो समाप्त हो चुका है जो था इस्लाम का उदय। देखिए, इसमें जो इस क्लास में जो हम चर्चा करेंगे वह है सिंध पर अरबों का आक्रमण। सिंध पर अरबों का आक्रमण, अब इसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो इसमें देखिए, सिंध पर जो अरबों का आक्रमण है इसमें, ठीक है। अब देखिए, अगर स्रोत की चर्चा करें, ये जो स्रोत है, ठीक, अगर इसकी चर्चा करें तो देखिए चचनामा एक पुस्तक है, चचनामा। अब इसके अगर लेखक की बात करें तो इसका जो लेखक है वह अज्ञात है, अर्थात इसके लेखक के विषय में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन जो चचनामा है इसकी जो भाषा है वह है अरबी भाषा, ठीक है। चचनामा के लेखक अज्ञात हैं, जो इसकी भाषा है वह है अरबी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक है कूफी, क्या नाम है इनका? इनका नाम है कूफी। कूफी ने चचनामा का फारसी भाषा में
अनुवाद किया। ध्यान दीजिएगा, चचनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? कूफी महोदय ने किया। ठीक है, और मूल चचनामा किस भाषा में लिखी गई? मूल चचनामा अरबी भाषा में लिखा गया था। अब देखिए यहाँ पे एक है तारीख सिंध। ठीक है, यहाँ पे एक है पुस्तक तारीख सिंध जो 1600 ईस्वी में रची गई थी। इसके जो रचनाकार हैं, इसके जो लेखक हैं, उनका नाम है पीर मोहम्मद मासूम। ठीक है, तारीख सिंध पुस्तक जो कि 1600 ईस्वी में लिखी गई थी, इसके जो राइटर हैं, इसके जो लेखक हैं, उनका नाम है पीर मोहम्मद मासूम। ठीक है, इसकी रचना मुगल शासक अकबर के दरबार में की गई थी। ठीक है, अब देखिए जो तारीख सिंध है, यह अरबों का भारत से पहला संपर्क नहीं था। अब थोड़ी अलग चर्चा कर देखिए करते हैं कि यह अरबों का भारत से पहला संपर्क नहीं था। व्यापार वाणिज्य की दृष्टि से अरब वाले पहले भी मालाबार तट पर आते थे। ठीक है, इस बार नया यह था कि उन्होंने व्यापार वाणिज्य के साथ धर्म एवं राजनीतिक विस्तार का भी लक्ष्य लेकर सिंध में प्रवेश किया। ठीक है, उसके बाद देखिए अरबों का भारत पर पहला आक्रमण खलीफा उमर के काल में 636 ईस्वी में बंबई के थाना पर हुआ, जो कि असफल रहा। उसके बाद देखिए इसके बाद 8वीं सदी के प्रथम दशक में 8वीं सदी के प्रथम दशक में एक है इब्न अलहर अल बहिश्त, ठीक है, ने सिंध के मकरान को जीता। सिंध के मकरान को जीता। ठीक है, जिससे सिंध विजय का मार्ग प्रशस्त हो गया। अब आपको ध्यान देना है कि जो 636 ईस्वी में बंबई पर अरबों ने पहला आक्रमण किया था खलीफा उमर के नेतृत्व में, वह सफल रहा। लेकिन जो पहला सफल आक्रमण हुआ अरबों का 8वीं सदी के प्रथम दशक में इब्न अलहर अल वहिश्त के नेतृत्व में हुआ था। वह कहाँ पे हुआ था? सिंध के मकरान पर इन्होंने आक्रमण किया और उसको जीत लिया, जिससे सिंध विजय का मार्ग प्रशस्त हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से अब देखिए, अब यहाँ पे बात करते हैं कि तत्कालिक कारण। तत्कालिक कारण के अंतर्गत अगर हम चर्चा करें, अब देखिए तत्कालिक कारण जो है, इसमें सिंध में इस समय ब्राह्मण वंश का शासन था। सिंध पर किसका शासन था? ब्राह्मण वंश का शासन था, जिसका संस्थापक था चाच। ठीक, जो सिंध पर ब्राह्मण वंश का शासन था, तो उसका राजा का नाम था, उसके राजा का नाम था चाच। ठीक है, वह सिंध का जो वंश था ब्राह्मण वंश, उसी के संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, जो चाच हैं, इनके पुत्र का नाम है दाहिर। क्या नाम है? दाहिर। जो संस्थापक थे चाच, उनके पुत्र का नाम है दाहिर। ठीक है, दाहिर के समय लंका से आने वाले दाहिर के समय लंका से आने वाले कुछ अरब जहाजों को देवल के समुद्री डाकुओं ने लूट लिया। यही घटना सिंध पर अरबों के आक्रमण का तत्कालीन कारण बनी। वहीं आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव महोदय का मत है, किनका? इतिहासकार हैं, तो नाम है इनका आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव महोदय का मत है कि आक्रमण का मूल कारण इस्लाम का प्रचार प्रसार था। ठीक है, अब देखिए इराक के सूबेदार हज्जाज ने दाहिर से लूट का हर्जाना मांगा।
जिसे दाहिर ने अस्वीकार कर दिया। अतः हज्जाज ने खलीफा वाहिद से अनुमति प्राप्त कर क्रमशः 3 सेनापतियों को भेजा। ठीक है, अब देखिए, सर्वप्रथम उबैतुल्ला, उबैतुल्ला के बाद सबसे पहले उसने उबैतुल्ला को भेजा। उसके बाद उसने वरदुल को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा। ठीक है, सिंध पर आक्रमण करने के भेजा। हालांकि ये दोनों आक्रमण असफल रहे। ठीक, अंततः हज्जाज ने एक 17 वर्षीय मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर विजय करने के लिए
तो यहाँ पे देखिए, अगर ब्राह्मणवाद की बात की जाए तो यहाँ दाहिर का पुत्र जयसिंह था, वो इनका सामना किया, लड़ा, लेकिन जब युद्ध हार गया तो उसने बाद में, युद्ध के बाद, इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया। अब देखिए, अगला जो बिंदु है वह है आलोर या अरोर। ब्राह्मणवाद के बाद दाहिर की राजधानी आलोर को जीता। अब यहाँ पे देख लीजिए, अगर बात कीजिए ब्राह्मणवाद जो राज्य है उसकी राजधानी क्या थी, वह थी आलोर। ठीक है। अगर एक जब बात और की जाए कि दाहिर की राजधानी का नाम क्या था, वह था आलोर, उसी को कासिम ने जीता था। अब देखिए, अरोर विजय अरोर विजय ही सिंध विजय को पूर्णता प्रदान करता है। जैसे ही उसकी राजधानी पर मीर कासिम ने विजय प्राप्त की, उसी के साथ ही सिंध विजय की उसकी प्रक्रिया पूरी हो गई। ठीक है। अब देखिए, अगला बिंदु क्या है, अगले बिंदु में है मुल्तान। ठीक है। अब मुल्तान की बात कर लेते हैं। मुल्तान आलोर विजय के बाद, अर्थात दाहिर की राजधानी आलोर विजय के बाद कासिम ने सिक्का और मुल्तान को जीत लिया। ठीक है। अब देखिए, सिक्का स्थान के व्यापारियों ने स्वयं ही सामूहिक रूप से मोहम्मद बिन कासिम को अपना स्वामी मान लिया था। ठीक। ये जो सिक्का नामक स्थान है, यहाँ के जो व्यापारी थे स्वयं ही सामूहिक रूप से मोहम्मद बिन कासिम को अपना स्वामी मान लिया था। मुल्तान कासिम की अंतिम विजय थी। ध्यान दीजिए, कासिम में जो कासिम है उसकी अंतिम विजय कौन सी थी, वह थी मुल्तान की। ठीक। अब मुल्तान विजय से यहाँ से उसे इतना सोना मिला कि मुल्तान का नाम उसने सोने का नगर या स्वर्ण नगर रख दिया। ठीक है। ध्यान दीजिए, मुल्तान का नाम स्वर्ण नगर किसने रखा, तो कासिम ने रखा, कासिम ने रखा। ठीक है। तो इस तरीके से मुल्तान का नाम उसने सोने का नगर रख दिया। सोने का नगर इसलिए रखा क्योंकि उसे बहुत बड़ी मात्रा में सोना प्राप्त हुआ। अब चलते हैं, अब यहाँ पे देखिए, अगले पेज पर, अब इसमें देखिए अगले पेज पर है कि सिंध विजय के पश्चात, ठीक है, सिंध विजय के पश्चात कासिम ने ब्राह्मणों को ऊंचे पद पर नियुक्त किया था। मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु के पश्चात मृत्यु के विषय में दो मत प्रचलित हैं। अर्थात मोहम्मद बिन कासिम की जब मृत्यु हो गई तो उसके मृत्यु के विषय में दो प्रकार की विचारधाराएं प्रचलित हैं उसकी मृत्यु के लिए। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, दाहिर की दूसरी पत्नी का नाम है लाड़ी, से उत्पन्न दो पुत्रियां। ध्यान दीजिए, यहाँ पे थोड़ी कहानी है कि दाहिर की दूसरी पत्नी जो है, दाहिर की दूसरी पत्नी लाड़ी से उत्पन्न दो पुत्रियां सूर्या एवं परमल देवी, ठीक, खलीफा को कासिम ने भेंट की। ध्यान दीजिए, दाहिर की जो दूसरी पत्नी थी उसका नाम था लाड़ी, उसकी दो पुत्रियां थी। पहली पुत्री का नाम था सूर्या और दूसरी पुत्री का नाम था परमल देवी। इन दोनों को जब मोहम्मद बिन कासिम ने प्राप्त किया तो खलीफा को भेंट स्वरूप भेज दिया। ठीक है। अब देखिए, जब इनको भेज दिया, लेकिन इन दोनों पुत्रियों ने खलीफा को बताया कि कासिम ने पहले ही उनका कौमार भंग कर दिया। इसी कारण खलीफा ने
कासिम को मृत्युदंड का आदेश दे दिया। इतिहासकार का एक वर्ग यह मानता है कि इस कहानी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। वो इतिहासकार कहते हैं कि खलीफा वाहिद का भाई सुलेमान हज्जाज का प्रबल शत्रु था। ठीक, क्योंकि हज्जाज का दामाद कासिम था, इसीलिए कासिम को बंदी बनाकर मेसोपोटामिया भेज दिया गया, जहां कारागार में उसकी मृत्यु हो गई। अब कासिम के बाद सिंध का अगला गवर्नर बना याजिद। ठीक है, कासिम के बाद सिंध का अगला जो गवर्नर बना उसका नाम था याजिद या जुनैद। जुनैद के पश्चात जुनैद के पश्चात हबीब की नियुक्ति हुई। ठीक है, अब देखिए, मुल्तान विजय के उपरांत कासिम ने कन्नौज विजय हेतु अबू हकीम के अधीन एक सेना भेजी, परंतु अरब आक्रमणकारी सिंधु के आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि कश्मीर के ललितादित्य ने उन्हें हराकर आगे बढ़ने से रोक दिया। अब देखिए, 725 ईस्वी में अरबों ने पुनः सिंध से आगे बढ़ने की कोशिश की। तब गुर्जर प्रतिहारों एवं बादामी के चालुक्यों ने उन्हें पराजित कर दिया। यही कारण है कि अरब यात्री सुलेमान ने प्रतिहार शासक मिहिर भोज को अरबों मुसलमानों का सबसे बड़ा शत्रु बताया है। अब देखिए, यहाँ पे एक पुस्तक है मुरुज उल जबब। कौन सी पुस्तक है? मुरुज उल जबब, जो कि 941 ईस्वी में लिखी गई थी। इसके लेखक का नाम है अल मसूदी सुल्तान। ठीक, ये में एक सूर्य मंदिर बताता है। वह कहता है कि अरबों को जब प्रतिहारों के आक्रमण का भय होता तो वह उस मंदिर को तोड़ने का भय दिखाकर अपनी रक्षा करते। अब देखिए, अल इर्दिसी एक हैं इतिहासकार। इनकी पुस्तक है मुजहुतुल मुस्ताक। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? मुजहुतुल मुस्ताक। इन्होंने इस पुस्तक को लिखा, इसमें लिखा कि लोग मुल्तान के सूर्य मंदिर का दर्शन करना अपना कर्तव्य समझते थे। यदि कोई पड़ोसी हिंदू राजा मुल्तान पर आक्रमण करता है तो स्थानीय पुजारी आक्रमणकारी को धमकी देते हैं कि मूर्ति तुम्हारा सत्यानाश कर देगी। यह सुनकर तुरंत आक्रमणकारी अपना संकल्प त्याग देते हैं। यदि यह भय न होता तो मुल्तान का अवश्य ही नाश हो गया होता। अब देखिए, आगे एक इतिहासकार है अल मसूदी। अल मसूदी लिखते हैं कि जब काफिर लोग मुल्तान पर आक्रमण करते और मुसलमान अपने को अपना विरोध करने योग्य नहीं समझते तो वह उनकी मूर्तियों को तोड़ डालने की धमकी देते और शत्रु तुरंत ही वापस लौट जाते हैं। इस तरह से तमाम बातें इतिहासकारों ने कही। ठीक, अब देखिए इसका प्रभाव की बात अगर करें, अब यहाँ पे देखिए प्रभाव, इसका जो प्रभाव है इसकी चर्चा करेंगे। इसकी चर्चा करते हुए इतिहासकार एक हैं, उनका नाम है कर्नल टाड। कर्नल टाड जिन्होंने राजपूताना का इतिहास लिखा है कि एनल्स ऑफ
एटीट्यूड्स ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक में संकलित किया कि अरबों के आक्रमण से समस्त उत्तरी भारत हिल गया। ठीक है, अरबों के आक्रमण से समस्त उत्तर भारत हिल गया। टाड ने अरब आक्रमण के प्रभावों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर रेखांकित किया है। एक इतिहासकार हैं बुलजले हे, क्या नाम इनका, बुलजले हे। इन्होंने भारतीय इतिहास की आकस्मिक कथा मात्र माना। ये जो आक्रमण था इसे बुलजलेहेग ने भारतीय इतिहास की आकस्मिक कथा मात्र माना है। अब एक इतिहासकार हैं स्टेनले लेनपुल, क्या नाम है इनका, स्टेनले लेनपुल ने अरबों के आक्रमण को भारत एवं इस्लाम के इतिहास में एक छेपक मात्र, एक उपकथा तथा एक परिणाम शून्य विजय कहा है। ठीक है, अब देखिए, यह सत्य है कि अरब राजनीतिक रूप से सिंध तक सीमित रहे, लेकिन विद्वान इतिहासकार का यह कहना है, मतलब यह कहना तर्कसंगत नहीं है कि यह एक परिणाम शून्य विजय थी, क्योंकि इसके सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिणाम दिखाई देते हैं। ठीक है, अब हम एक एक करके सबकी चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ पर इनके प्रभाव को देखा गया है। यहाँ पे देखिए, जो पहला प्रभाव है, अरबों का सबसे अधिक प्रभाव अगर कहीं पे पड़ा तो वह था आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, अरबों का सबसे ज्यादा प्रभाव किस पे पड़ा, आर्थिक क्षेत्र पर पड़ा। ठीक, इस समय समुद्री व्यापार पर अरबों का एकाधिकार था। अरबों के साथ जुड़कर भारतीय व्यापारी यूरोप एवं अफ्रीका तक पहुंच गए। अब दूसरा प्रभाव देखिए, दूसरे प्रभाव की चर्चा करें तो देखिए, यहाँ पे मल, मनक, बाजीगर, सिंदबाद जैसे भारतीय वैज्ञानिक बगदाद के दरबार में पहुंचे। ये तमाम प्रकार के जो भारतीय वैज्ञानिक थे वो बगदाद के दरबार में गए थे। उनका नाम था मल, मनक, बाजीगर और सिंदबाद। ठीक है, अब देखिए, तो तीसरा बिंदु यहाँ पे एक धन नामक चिकित्सक थे। बगदाद का मुख्य चिकित्सा अधिकारी बनाया गया था। ध्यान दीजिए, यहाँ पे बगदाद का मुख्य चिकित्सा अधिकारी किस भारतीय को बनाया गया था, उनका नाम था धन नामक चिकित्सक। ठीक है, उनका नाम था धन। अब चौथे बिंदु पे देखिए, अमीर खुसरो हमें बताते हैं कि अरब ज्योतिषी अबू मासर बनारस आकर 10 वर्षों तक ज्योतिष का अध्ययन किया था। आपको ध्यान देना है, परीक्षा में पूछ लेता है या पूछ भी सकता है आगे कि किस अरब ज्योतिषी ने बनारस में आकर के 10 वर्षों तक अध्ययन का कार्य किया था। तो उसका नाम था अबू मासर, जो बनारस में आकर 10 वर्षों तक शिक्षा ग्रहण की थी। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे पांचवें बिंदु में है मनक। मनक नामक एक चिकित्सा शास्त्री ने खलीफा हारून का इलाज किया था। ध्यान दीजिए, मनक नामक चिकित्सा अधिकारी ने खलीफा हारून का इलाज किया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, छठे बिंदु में क्या है कि भारतीय अंक पद्धति जैसे वर्गमूल, घनमूल, शून्य, दशमलव आदि से अरबों का परिचय हुआ। अरबों ने इसे हिंदसा, क्या कहा, हिंदसा या हिंद के नाम से जाना। ठीक है, अब देखिए, भारतीय दशमलव प्रणाली को 9वीं सदी में अब गणितज्ञ अल ख्वारिज्मी ने
बहुत ही अरब में लोकप्रिय बनाया। ठीक, अब देखिए आबेलार आबेलार नामक भिक्षु ने यह ज्ञान 12वीं सदी में यूरोप में पहुंचाया। आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव महोदय के अनुसार, ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखना है, आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव के अनुसार अरबों ने भारतीय ज्ञान को यूरोप में फैलाया। ठीक है, और 8वीं एवं 9वीं शताब्दी में यूरोप में जो ज्ञान की ज्योति फैली उसका मुख्य कारण था अरबों का भारत से संपर्क। ठीक, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि भारतीय अंकों की अंतरराष्ट्रीय रूप वाले अंक ही संघ के प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाएंगे। ये वही भारतीय अंक हैं जो आज अंतरराष्ट्रीय रूप प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो 7वां बिंदु है उसकी चर्चा करते हैं। कुछ इतिहासकारों के अनुसार शतरंज अरबों ने हिंदुस्तान आया। जो शतरंज है वह अरब से हिंदुस्तान आया था, लेकिन अमीर खुसरो के अनुसार यह खेल भारत में ही जन्मा, जिसे प्राचीन काल में चतुरंग कहा गया। ठीक, अब चलिए अगले बिंदु पर कि भारतीय उपन्यास एक है, उसका नाम है पंचतंत्र। कौन सा उपन्यास है? उसका नाम है पंचतंत्र, जिसे नीति शास्त्र कहा गया। का अरबी में अनुवाद अगर कोई किया तो उसका नाम है इब्न अल मुकफ्फा। ठीक है, इब्न अल मुकफ्फा ने कलील व दिमना नाम से इसका अरबी में अनुवाद किया था। अब आगे देखिए, ब्रह्मगुप्त की गणित की पुस्तक है ब्रह्म सिद्धांत एवं खांड्यक। इसका भी अरबी भाषा में अनुवाद अल हजारी एवं इब्राहिम पिंजरी द्वारा किया गया। ठीक, अब देखिए 9वें बिंदु की चर्चा करते हैं। 9वां बिंदु है सिंध में इस्लाम का प्रवेश हुआ। मुल्तान एवं मंसूरा में मुस्लिम बस्तियां स्थापित हुई। मंसूरा नगर सिंध में अरबों की राजधानी बनी। अरबों ने प्रतिहारों के आक्रमण से स्वयं को सुरक्षित रखने हेतु अल माखुजा नामक नगर बसाया। ठीक है, अब अगले बिंदु पर चलते हैं। 10वां है कि लगभग 50 वर्षों तक बगदाद के प्रधानमंत्री रहने वाले मर्ककिस परिवार मूलतः बौद्ध जो भारतीय थे वो थे। ठीक है, इस तरीके से जो भारत पर सिंध पर अरबों का जो आक्रमण था, ये पूरा चैप्टर यहीं पे समाप्त होता। जितने महत्वपूर्ण चीजें थी हमने बताई। तो अब इसके बाद जो हमारा चैप्टर होगा वह है महमूद गजनवी एवं मोहम्मद गोरी। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।